गेट बंद कर दो और एसी ऑन कर दो। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। सो हम लोग क्या कर रहे थे? कौन लास्ट टॉपिक क्या था हमारा? माइटोकॉन्ड्रिया। और हमने कौन कौन से कर लिए ऑर्गेनेल्स? प्लास्टिड्स, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, वैक्यूल्स। ठीक है, सही। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हो गया, सही है। तो सेल वॉल हो गया, ठीक है। पेरोक्सिसोम्स, अच्छा जी। सो पेरोक्सिसोम्स के अंदर अगर आज हम ये वाला ऑर्गेनेल स्टार्ट करें तो इसमें सबसे पहले आपको ये पता हो कि ये एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके पास ख़ास तौर से एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, और उस एंजाइम को कहते हैं कि ये एक तरह का कैटालिटिक एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है? कैटालिटिक एंजाइम का मतलब ये होता है कि जो कि किसी भी चीज़ की ब्रेक डाउन में हिस्सा लेता होगा। ब्रेक डाउन से मुराद होता है कि किसी भी कौन से फिनोमेना में, हाइड्रोलिसिस के अंदर या हाइड्रोलाइसिस में। ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिसका ताल्लुक किसी भी चीज़ों के ब्रेक डाउन फिनोमेना से होता है। उस एंजाइम का नाम आपको पता हो, उस एंजाइम का नाम है कैटालेज। क्या नाम है? कैटालेज। कैटालेज आखिर में ए एस ई आ रहा है। इट शोज इट कुड बी अ नेम ऑफ एन एंजाइम। ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि ख़ास तौर से हमारी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ H2O2। ये क्या चीज़ होती है? ये क्या है H2O2? अभी पूछता हूँ मैं, अभी बुलाऊँ सर को बुलाता हूँ, बाहर से बोलता हूँ बच्चों को H2O2 नहीं पता है। ये आप क्या, ये क्या है? क्या पढ़ते क्या है इसको? अबे है क्या, पढ़ते क्या है इसको? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो H2O2 which is one of the toxic substances in the body and it is produced as a byproduct। तो असल में ये इसको ब्रेक करता है और इसकी ब्रेक डाउन होती है हाइड्रोजन अलग एंड ऑक्सीजन अलग, ताकि इसका टॉक्सिसिटी का जो लेवल है वो कम हो सके। ये प्रोड्यूस होता है एज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और एज ए बाई प्रोडक्ट, और इसकी बॉडी के अंदर जो ज़्यादा तादाद है वो बॉडी में टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकती है। एक तो कैटालिस्ट का ये फंक्शन है। दूसरा कैटालिस्ट का ये फंक्शन है कि इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। क्या आपको मतलब पता है डिटॉक्सिफिकेशन का? सबको डिटॉक्सिफिकेशन मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस को ब्रेक करना या डिटॉक्सिफाई जिसे हम कहते हैं। द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अब मुझे बताइए, अल्कोहल क्या टॉक्सिक सब्सटेंस है? यस और नो? नो इट्स नॉट। अगर आपको थोड़ा सा अल्कोहल पिला दिया जाए और चेक किया जाए तो आप फौरन मर जाएंगे, टॉक्सिसिटी हो जाएगी, पागल जाएंगे। क्यों? और थोड़े से में कुछ बच्चे बोल रहे हैं सुरूर आ जाएगा। नहीं, सुरूर भी नहीं आता। थोड़े से में सुरूर भी नहीं आता, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा कर करके पीना पड़ता है, सुरूर जब आता है। जी मैं तो बेटा बायोलॉजिकल बता रहा हूँ, केमिकल बता रहा हूँ, मुझे तो नहीं, मैंने ट्राई किया। लेकिन ये है ज़रूर कि अल्कोहल के बारे में हम पूछ रहे थे कि इज़ इट अ टॉक्सिक सब्सटेंस? नो इट्स नॉट अनलेस इट इज़ प्रेजेंट इन अ नॉर्मल रेंज इन योर ब्लड। इफ़ इट गेट्स हायर, whenever it gets higher or increase in the blood, then it will be called as a toxic substance। ये जब ब्लड के अंदर इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो ये टॉक्सिक कंपाउंड में शुमार हो सकता है। अच्छा, तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल भी इसका काम है। पेरोक्सिसोम की लोकेशंस क्या होती हैं? कभी भी कोई पूछे
तो आप ये बताइएगा कि व्हाट आर द लोकेशन फॉर पेरोक्सिसोम। 90% जो होता है पेरोक्सिसोम वो प्रेजेंट होता है लिवर में। इन अदर वर्ड्स, अगर कोई पूछे कि अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन, अल्कोहलिक डिटॉक्सिफिकेशन 90% कहाँ होती है, तब भी आप क्या जवाब देंगे? लिवर। दोनों बातों का मतलब एक ही है, क्योंकि 90% जब ये लिवर में पेरोक्सिसोम, तो अल्कोहलिक डिटॉक्सिफिकेशन भी सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? लिवर में होगी। और अगर आपसे कोई पूछे कि ये 10% पेरोक्सिसोम कहाँ पे होते हैं, यानी द रिमेनिंग 10% ऑफ द पेरोक्सिसोम्स वेरी मिनिमम अमाउंट, इट इज़ लोकेटेड इन द किडनी, तभी हम कहते हैं कि जो रेस्ट ऑफ द 10% अल्कोहलिक डिटॉक्सिफिकेशन है, यानी इसका थोड़ा सा अमाउंट किडनी के ज़रिए भी डिटॉक्सिफिकेशन होता है। 10% किडनी में ही होगा। तो इन अदर वर्ड्स आपसे ये दो अलग अलग MCQs बनाए जा सकते हैं। या तो वो पेरोक्सिसोम की लोकेशन पूछ लें, या तो वो आपसे अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन पूछ लें। इन बोथ वेज आपको पता होना चाहिए कि ये 90% लिवर में है, 10% किडनी में है, तभी 90% लिवर में डिटॉक्सिफिकेशन होती है और 10% किडनी में डिटॉक्सिफिकेशन होती है। ठीक है। ओके जी, ग्लायोक्सिसोम। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ग्लायोक्सिसोम? यस, हाँ भाई, लोकेशन कहाँ होती है? इट इज लोकेटेड इन प्लांट सेल्स ओनली। ठीक है। फंक्शन क्या है इसका? एक ही फंक्शन है यार इसका, छोटा सा, चलिए इसे बता दो। इट कन्वर्ट्स द फैटी एसिड्स इनटू कार्बोहाइड्रेट की कौन सी टाइप? स्टार्च। ये फैटी एसिड्स को स्टार्च में कन्वर्ट करवाने का काम करता है। सेंट्रियोल्स हुआ था हमारा? सेंट्रियोल्स प्लांट सेल्स में होता है, एनिमल सेल में है जी? प्लांट्स में। जिस तरह ग्लायोक्सिसोम प्लांट्स में है, उसी तरह सेंट्रियोल भी सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में होता है। फेल हो गया, एनिमल्स में होता है। ठीक है, प्लांट्स में नहीं होता। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ, हाउ डज इट रियली लुक लाइक सेंट्रियोल? दिखता कैसा है? देखा है आपने कभी? इस तरह से ये स्टार शेप आपने स्ट्रक्चर्स देखे होंगे इसके, शायद देखे? नो सर, हर चीज़ में नो सर। ये पढ़ा है? नो सर। कभी पढ़ा है? नो सर। ये पढ़ा था? नो सर। ये आता है? नो सर। तो एक्चुअली दीज आर द टू स्टार शेप, दीज आर द 9 ट्रिपलेट्स जो आप बोलते हैं, इन्हीं को कहते हैं वो 9 ट्रिपलेट्स। तो सेंट्रियोल्स की जो लोकेशन बोल रहा हूँ, जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, इट इज़ एक्चुअली 9 ट्रिपलेट्स ऑफ हॉलो सिलेंड्रिकल बॉडीज। आप ये देखें, ये हॉलो और सिलेंड्रिकल बॉडीज होती हैं, हॉलो सिलेंड्रिकल बॉडीज। इन दोनों का एंगल कैसा होता है नोट कर लीजिए, अगर आपने बचपन में थोड़ी सी मैथ्स पढ़ी हो। ये एंगल 90 डिग्री है, राइट? अच्छा, हॉलो सिलेंड्रिकल बॉडीज विच लाइज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हो गई इसकी लोकेशन। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की। व्हाट इज द एग्जैक्ट रोल ऑफ सेंट्रियोल इन द बॉडी?
इट हेल्प्स एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। कैसे, क्या करते हैं सर ये सेल डिवीजन के वक्त, ये तो बता दें। इट फॉर्म्स और इट प्रोड्यूसेस, सुना है कभी ये वर्ड? नो सर। एस्ट्रल रेस और स्पिंडल फाइबर्स। एस्ट्रल रेज या फिर स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन कराते हैं एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। ये कैसे दिखते हैं सर, क्या बातें हैं, क्या हो रहा है ये हमें समझ नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उन क्रोमोसोम्स की मूवमेंट के लिए आपने अगर जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स देखे हों, फॉर एग्जाम्पल जो कि यहाँ पे थ्रेड लाइक होते हैं इस तरह से, ये कहलाए जाते हैं स्पिंडल फाइबर्स और एस्ट्रल रेज। स्पिंडल फाइबर्स की कितनी टाइप्स होती हैं? कितनी टाइप्स होती हैं? एक होती है कंटिन्यूअस, एक दूसरी होती है डिसकंटिन्यूअस, और तीसरी को यही बोलते हैं जो आप पढ़ रहे थे, एस्ट्रल टाइप। ये नजर आ रहा है पीछे तक? लाइट है थोड़ा, ये सही है। पेरोक्सिसोम्स यूजुअली एनिमल सेल्स में ही मिलेंगे आपको, इनका काम सिर्फ अल्कोहलिक या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ही साथ। ये किसका किसका सेंट्रियोल्स का? ये देखने की डायग्राम नहीं, आपने सेल डिवीजन पढ़ी माइटोसिस। माइटोसिस के बाद अगर आप डायग्राम में देखें तो ये जो डॉटेड लाइंस मैंने बनाई हैं, क्या आपने इसको पहचान सकते हैं? कभी देखा डायग्राम में? ये होती है मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स के लिए। तो ये बेसिकली जो ये फाइबर्स होते हैं, इन्हीं को कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। और ये बनते किस तरह से, ये जो आप सेंट्रियोल हैं, दोनों सिलेंड्रिकल बॉडीज यहाँ से डिवाइड हो जाते हैं, एक ऊपर पोल में चला जाता है, एक लोअर पोल में चला जाता है, और इसके जो ट्रिपलेट्स है वो ओपन हो जाते हैं। तो ये सारे फाइबर्स बन जाते हैं जो कि वन पोल ऑफ द सेल टू लोअर पोल ऑफ द सेल के बीच में काम कर रहे होते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, ताकि जहाँ जहाँ जिस सेल डिवीजन के फेज़ में जिस क्रोमोसोम ने जहाँ पे जाना हो वो इसके ज़रिए पहुँच पाए। थोड़ा या क्रोमोसोम मूव होते हैं ना, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज पे, इक्वेटर पे, फिर पोल पे, फिर नीचे। तो कैसे खुद से थोड़ी आते आते हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स इनको मूव कराते हैं, ये एस्ट्रल फाइबर्स इनको मूवमेंट में मदद करते हैं, विच आर ज्वाइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सेंट्रोमेयर। कॉपी कर लिया? सो नेक्स्ट व्हाट वी हैव, प्लास्टिड्स हम कर चुके थे, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया भी हो गया, ग्लायोक्सिसो गोल्जी बॉडीज हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। मैंने लास्ट क्लास में आपसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखवा के लोकेशन पूछने को कहा था, जो कि मुझे उम्मीद है आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, वो आप वैसे ही छोड़कर आ गए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हमारे पास दो हैं, वो है एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बात है भाई, चाय लौटने के लिए क्या मंगवाया? चाय मंगवाई? अच्छा, चाय के चर्सी हैं ये, चाय चर्सी। अच्छा खैर आगे बढ़ते हैं जी।
डेली मिल रही है। अच्छा चले आगे चले। वो यहाँ पे जूते पड़े हैं किसी के यार। हाँ भाई कहाँ होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? कौन से सेल्स में प्रेजेंट होता है ये सवाल था मेरा। मतलब कौन से टाइप ऑफ सेल्स में मिलेगा? आप लास्ट क्लास में भी आपने इतना ही जुमला कैलकुलेटेड ये याद है। मुझे पता है आपने नहीं बताया था। आई न्यू इट, आई रिमेम्बर इट, बट आगे नहीं पढ़ा बस है उसके। बोले क्या करें बच्चे को, मतलब जो मैं तो सब कुछ बता दूंगा एक हफ्ते बाद आ रहा हूँ उठा के। तुम लोग शर्म नहीं आती तुम लोगों को? एप्टीट्यूड के बारे में बात हो रही है इस वक्त। यू गाइज आर कमिंग आफ्टर 1 वीक और उस वक्त भी आपको जो बताया जा रहा है वो आप खोल नहीं रहे। इसका मतलब कि आप अपने तौर से खुद से कुछ स्टडी नहीं कर रहे। यू आर रिलाइंग ऑन दीज बोर्ड वर्क एंड ओनली टीचर्स। इससे एडमिशन नहीं होगा। मर्जी है तुम लोगों की। आगे बेइज्जती करने का टाइम नहीं मेरे पास और भी काम है करने का। सुनिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर एग्जांपल जो मैंने आपसे पूछा था RER, अगर कॉमन सेंस भी आप यूज़ करें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सारे के सारे वो सेल्स जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती हो या प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स में आपको RER मिलेगा। ठीक है सॉरी यूजुअली जैसे कि आप मसल्स में आपको मिल जाएगा मोस्ट कॉमन। ठीक है जहाँ जहाँ आपको प्रोटीन सिंथेसिस रिक्वायरमेंट है। अगर हम बात करते हैं SER की, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, so it is usually located in the adipose tissues and those adipose tissues which are located subcutaneous. What is the meaning of this word? Subcutaneous का मतलब क्या बेटा? स्किन के नीचे। कैसे? आइए देखिए। अगर आपको बताएंगे दिस इज बेसिकली द स्किन के अंदर we have some cells and these cells are some fat cells. फैट सेल्स को मैंने नाम दे दिया। ये फैट सेल्स कौन से हैं भाई? ये हैं एडिपोज टिश्यूज। तो एडिपोज टिश्यूज के अंदर ये स्किन है ऊपर वाली लेयर, इसके अंदर आपको मिलेगा आपके ये यहाँ पे मौजूद होते हैं SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है अच्छा होता है क्या है इसका और भी इसकी एक ख़ास इम्पोर्टेंस है। सुनिए ये रहा सूरज, सूरज से आती है रोशनी, रोशनी ट्रैप होती है कहाँ पे? कहाँ पे? स्किन में। स्किन के अंदर क्या मौजूद है? एडिपोज टिश्यूज में क्या है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल लाइक कंपाउंड। नाम बता। कुछ नहीं आता, फेल हो तुम लोग सारे। इस काबिल ही नहीं हो तुम लोग अच्छी चीज़ें पढ़ाई जाए। तुम लोग इस काबिल ही नहीं हो। आवाज़ आ रही है माइक के ऊपर? इस काबिल ही नहीं हो तुम लोगों को अच्छी चीज़ें पढ़ा दी जाए। हाँ तो अच्छी बात है चलाएं। मैं तो चाह रहा हूँ ये वाली चीज़ चलाएं। ये बैच है इस वक्त यहाँ पे इंतहाई निकम्मा। अबे भाई कोलेस्ट्रॉल तो खुद मतलब स्टेरॉइड है नेचर। कोलेस्ट्रॉल बोल ही दिया ना मैंने। वो मैं चीज़ पूछ रहा हूँ, कंपाउंड का नाम पूछ रहा हूँ। सवाल लिख दिया आपको बाकायदा। हाय 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 क्या करें? कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं होगा। यस हाउ विटामिन डी इज प्रोड्यूस थ्रू सनलाइट। सवाल पूछते हैं, बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि धूप में बैठें, धूप में सेकें या धूप में सिकें या जो भी है। तो बहुत से लोग बहुत से नाम कहते हैं। तो हम लोग तो नहीं कर पाते वाले काम यूजुअली। वो वेस्टर्न कंट्रीज में बाकायदा लोग टाइम स्पेंड करते हैं, टाइम निकालते हैं। दे टेक आउट सम टाइम
and they go out without their clothes and on the beach, and they lay down and they sleep there, they work there, they do whatever they want. तो बच्चा अस्तगफुरुल्लाह लो उसका मतलब सोच ही घटिया है ना। पढ़ाई की बात हो रही है, मतलब ये सोच कहाँ खा रहे हैं। मतलब मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि वो किस खातिर जा रहे हैं। ये किस खातिर जा रहे हैं बेटा, इसकी खातिर जा रहे हैं। हम लोग किसी और खातिर जाते हैं वहाँ पे, लेकिन ये लोग विटामिन डी की खातिर जाते हैं। तो विटामिन डी जो प्रोड्यूस होता है उसका मैकेनिज्म आपके सामने आज लिखा हुआ है कि इट इज़ एक्चुअली व्हेन द लाइट इज ट्रैप्ड इन योर स्किन एंड स्किन हैज़ गॉट सम एडिपोज टिश्यूज जिनके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये उसकी जिम्मेदारी है कि विटामिन डी की सिंथेसिस में हिस्सा ले और वो करवाता है। और आज आपको एक से दूसरी बात ही पता लगी कि विटामिन डी की बायोकेमिकल नेचर क्या है, कोलेस्ट्रॉल लाइक कंपाउंड। मगर नहीं आता, पढ़ाई का तरीक़ाकार ही नहीं आता आज तक, तो पढ़ाई कैसे करनी। आगे बढ़े। ओके, विटामिन डी की एक्टिवेटेड फॉर्म होती है कोली कैल्सी। दिल ही नहीं चाह रहा मेरा, छोड़ देता हूँ। इतना एक्स्ट्रा क्यों पढ़ाऊंगा तुमको, छोड़ देता। कोली कैल्सीफेरॉल से कैल्सीफेरॉल, ये इसकी एक्टिवेटेड और इनएक्टिवेटेड फॉर्म्स हैं। इतना वैसे आपसे ना डिटेल में पूछा जाए, लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है। ये इसी विटामिन डी की फॉर्म्स हैं। चलें आगे जा रहे हैं हम। कैल्सीफेरॉल आपने कितने टाइम किए? फर्स्ट सेकंड फर्स्ट है। पहले कहीं पढ़ नहीं किया आपकी? पहले कहीं पढ़ नहीं किया आपकी? अभी स्टार्ट किया। पुराने लेक्चर्स चीज़ें पूछ लेना, सबसे ले लेना। दोस्त है ये लोग। चले भाई आगे। इसको बुलाना, इस वाली बच्ची। तुम्हारे साथ एक तो बच्ची नहीं आ रही कांस्टेंट, एप्टीट्यूड में है वो, तो क्यों मिस कर रही है सारी? बहुत दिनों से नहीं देख रहा मैं उसी क्लास में। और भी कुछ बच्चे मिसिंग है ना? चलो भाई, मर्जी है बच्चों की। चलो जी, अब हमारे पास हमने नेक्स्ट हम ऑर्गेनाइज करते हैं। ओके, कर लें कॉपी कर लें। थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम किया करें। चलो एक सवाल पूछो जब तक, वैसे जब तक कॉपी कर रहे। टॉपिक बताएं, सवाल पूछता हूँ। न्यूक्लियस क्या है? इतने आसान नहीं, कोई बड़े कोई दूसरे टॉपिक को। पूछ लो, वैसे वो इंटर में पूछ लेते हैं हम, तो अच्छा रहता है। चलो पूछो। आपने आरएच फैक्टर पढ़ लिया? चलो मैं बता सकता हूँ, लंबी हो जाएगी थोड़ी सी, बता देता हूँ। आरएच फैक्टर बेसिकली कहते हैं दैट प्रोटीन विच इज प्रेजेंट, इफ इट इज प्रेजेंट इन द ब्लड इट इज आरएच पॉजिटिव, इफ इट इज नॉट इट इज आरएच नेगेटिव। तो ओ नेगेटिव है वो। पहली बात तो ये क्लियर करते हैं, उसमें आरएच फैक्टर नहीं। दूसरी बात, ओ ब्लड ग्रुप है। ओ का मतलब है कि उसके पास एंटीजन नहीं है मगर एंटीबॉडीज दोनों हैं। उससे ज़्यादा बेहतर कोई यूनिवर्सल डोनर हो नहीं सकता। वजह अगर कोई रीजनिंग में आपसे पूछे, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द यूनिवर्सल डोनर। पहली चीज़ ये कि उसके पास आरएच फैक्टर नाम की प्रोटीन ही नहीं है ब्लड में, एक चीज़ क्लियर होगी। दूसरी चीज़ कि उसके पास एंटीबॉडीज दोनों हैं, एंटीजन कोई भी नहीं। यानी उसके पास
एंटीजन नहीं है। कोई भी अगर ब्लड ग्रुप इमरजेंसी बेसिस के ऊपर कोई ये रिसीव कर ले, जैसे मैं फॉर एग्जांपल अपनी एग्जांपल लेता हूँ, आई एम बी नेगेटिव, तो मतलब कि मेरे पास ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन बी है, एंटीबॉडीज ए है। अगर मैं वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप लेता हूँ तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप लेने से मेरे पास उस ब्लड में कोई एंटीजन है ही नहीं, तो मेरी जो एंटीजन है वही काम कर रही है, उसके अगेंस्ट कोई इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा। हाँ, उस ब्लड में एंटीबॉडी दोनों है, कौन सी, ए और, उसके लिए हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूज करने के साथ साथ जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस ना बने, क्योंकि उसमें बी होगा जो बी के अगेंस्ट काम कर सकता है, ए वुडंट माइंड, ए का तो उसमें कोई मसला नहीं है। तो जब भी कभी आप किसी ऐसे को इमरजेंसी बेसिस के ऊपर कोई यूनिवर्सली जब ये ट्रांसफ्यूज कर देते हैं, तो हम इम्यून कॉम्प्लेक्सेस को बढ़ने से बचने के लिए हम कुछ ऐसी मेडिकेशंस प्रोवाइड करते हैं जिसमें कोई भी मतलब रिएक्शंस ना हो, जिसे बोलते हैं हेमोलिटिक रिएक्शंस, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड रिएक्शंस ना हो, जो कि आपकी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्सेस को कम कर दे। जनरेट होगा उससे, ये ऐसा थोड़ी हर किसी को हम हर वक्त देते रहते हैं। यूनिवर्सल डोनर है तो क्या मजा, हर वक्त हर किसी को ब्लड चाहिए होता है तो वो नेगेटिव चलता रहता है। इट इज फॉर इमरजेंसी बेसिस। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ भी नहीं होगा, उसमें मसले मसले होते हैं, लेकिन वो लाइफ थ्रेटनिंग मसले नहीं होंगे। उसके इम्यून रिस्पॉन्सेस को आप कंट्रोल कर सकते हो, रादर देन ऐसा ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देना जिसमें एंटीजन ही अलग अलग थे, वो तो वहीं पे बंदा मर जाएगा, वो तो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। उसमें एंटीजन नहीं है, इस वजह से ही हमारा फायदा है। एंटीबॉडी के अगेंस्ट एंटीबॉडी हमारी बॉडी में मौजूद है, वो हम उसको थोड़ा सप्रेस करा लेंगे, अपने इम्यून सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करा देंगे। लेकिन अगर एंटीजन होता तो वो तो फिर सर्वाइव करेगा। ये एक रीज़न। आगे बढ़े, कॉपी कर लिया जी बेटा जी। सर जो हमारे पास सार्कोमेटास में जो थिक फिलामेंट होता है सेंटर वाला, तो वहाँ पे हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। अच्छा, सार्कोप्लाज्म होता है, उसके अंदर ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो मौजूद होती हैं, यानी थिक फिलामेंटेड, थिक मायोफिलामेंट पे, जो हमारे पास जब जिनसे वो अटैच होता है तो वो उसमें जो हुक्स मौजूद होते हैं वो ट्रोपोनिन होते हैं, ट्रोपोमायोसिन होते हैं। ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स, तो थ्रेड्स होती है ना। हाँ, तो वही कॉम्प्लेक्स इनहिबिटर प्रोड्यूस करवाएगा जो ग्लोबुलर के साथ अटैच होगा। बेसिकली ट्रोपोनिन प्रोटीन है, troponin is the name of a protein. The complex it will bind and then produce, it will be tropomyosin complex. पहले वो troponin प्रोटीन ही है। और कोई सवाल? आगे आ जाइए नाज़रीन। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है क्या है, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स का दूसरा नाम बच्चा बच्चा गली गली से नारा लगाता हुआ निकलता है, जल्दी बताओ। नहीं पता? गली में नहीं रहते, रोड पे रहते हैं हम गली में नहीं रहते हम। कहाँ रहते हैं? बस्ती में रहते, जुग्गी में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लाइसोसोम जी? डेथ सेल्स। उससे अच्छा वर्ड तो ये लिखा हुआ है किताबों में, यस, सुसाइडल सेक्स। क्यों? व्हाई डू वी कॉल इट अ सुसाइडल सेक्स? क्योंकि ये किसकी, कौन सी सेल की? जिसमें मौजूद होते हैं, मतलब अपने ही सेल की। इतनी मुश्किल बात है क्यों घुमा फिरा के कर रहा हूँ? दे कैन कॉज देयर ओन डेथ, मतलब ये अपने ही सेल की, अपने सेल को लाइसिस यानी कि ब्रेकडाउन में हिस्सा लेते हैं। उस फिनोमेना का क्या कहते हैं? अरे नहीं, which is a phenomena called ऑटोफैगी। क्या कहते हैं? ऑटोफैगी कहते हैं, ठीक है। लाइसिस ऑफ देयर ओन सेल। जो आप अगर इस टॉपिक को कंफ्यूज कर रहे हैं इस टॉपिक से, दैट इज डिफरेंट, ये अलग चीज़ है, ठीक है। ये क्या है? यस, सही बताया, जिसने बताया, अपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे
तो लाइसोसोम से रिलेटेड वी डू हैव सम डिसऑर्डर्स एज वेल, और वो डिसऑर्डर्स क्या कहलाते हैं? उन डिसऑर्डर्स का बाकायदा एक नाम है, उनको कहते हैं लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस। कोई बच्चा दूसरा नाम बताएगा इसका? नहीं भाई, इसका दूसरा नाम आगे बोलो। स्टोरेज डिजीजेस। एक और तीसरा नाम बताएगा कोई बच्चा? कोई चीता? कोई भी नहीं है, मैं ही हूँ सच्ची। स्फिंगो, मुझे पता है, नहीं पता होगा आपको। लिपिड डिसऑर्डर। ये तीनों नाम बेसिकली एक ही चीज़ के हैं। कब होती है ये डिसऑर्डर्स, कब पैदा होते हैं, क्यों होते हैं, और कौन कौन से हैं, अब हम इसकी बात कर सकते हैं। चले भाई, अच्छा भाई सुनिए, तो हमारे पास होता ये है कि लाइसोसोम के पास हैव एन एंजाइम, नाम बताइए। यस, अल्फा ग्लूकोसाइडेज। व्हाट इज द रोल ऑफ दिस एंजाइम? वेरी गुड। व्हाट इज ग्लाइकोजन? वेरी गुड। ये कौन बच्चा बोल रहा है आज ब्रेक डाउन ऑफ? क्या खा के है ये बच्चा? ग्लाइकोजन। एग्जैक्टली सही बोला इन्होंने, जिसको आप इन अदर वर्ड्स स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज भी कहते हैं। व्हेन द एक्सेसिव ग्लूकोज इज स्टोर्ड, so it is stored in the form of glycogen, तो it is responsible for the breakdown of glycogen। ये नॉर्मल मैंने आपको प्रोसेस समझाया। ये डिजीजेस कब होती हैं? when the alpha glucosidase is deficient or absent। या तो ये बॉडी में एब्सेंट हो जाए या ये बॉडी में डेफिशिएंट हो जाए। सो इट में लीड्स टू ग्लाइकोजन के लेवल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, बताओ जल्दी। यस, जब ये होगा ही नहीं अल्फा ग्लूकोसाइडेज, तो ग्लाइकोजन को कोई ब्रेक नहीं कर पा रहा होगा, और अगर ये ब्रेक नहीं होगा तो बॉडी में इसकी तादाद एक्सेसिवली जमा होने लगेगी। तो इसे बोलेंगे एक्सेसिव एक्यूमुलेशन। एंड दिस एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन may lead to these disorders। और वो डिजीज कौन कौन सी हैं, वो नाम आपको बताएं। स्टार्ट करें।
What is the site of storage of glycogen normally? And what is the site of storage of glycogen in plants? जवाब चाहिए. What is the site of storage of glycogen in plants? एक बच्चे का जवाब आया रूट्स. बता दूं अब मैं? किसी और को बताना है कि ये सही है कि गलत? सही है? गलत है? कुछ और बताना? ग्लाइकोजन होता ही नहीं गधों प्लांट्स के अंदर. गधे गधे सोच ऐसे रहे बैठ के ग्लाइकोजन प्लांट के अंदर. ला 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 कैसे मैं समझा फौरन बताते ही ग्लाइकोजन तो होता ही नहीं है. बेसिक सवाल पूछ रहा हूँ. इन रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लाइकोजन स्टार्च इज प्रेजेंट. एक्चुअली जब भी सवाल आएगा तो स्टार्च और ग्लाइकोजन के कंपैरिजन में ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन एन एनिमल सेल, स्टार्च इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल. ठीक है. स्टार्च की फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है प्लांट्स में. चले आगे. So we have three different disorders. Number one is Tay-Sachs, and number two is Koshers, and number three is Krebs. So number 1, 2 and 3 तीनों को याद करने का आसान तरीका ये होता था कि तीनों में ही आप दो पॉइंट सेम है. वो ये है कि तीनों में ही आप बच्चों को नफ्सियाती बना दें. मेंटल रिटार्डेशन एंड मेंटली रिटार्ड. ये तो आपको मिलता जुलता वर्ड लगता होगा ना अपने लिए, तो आप ये आसानी से याद कर सकते हैं. सही है. दूसरा, आप जल्दी बच्चों को मार भी दें. ठीक है. डेथ बाय एज 2 or 3 years. So death by age 2 or 3 years. तो भाई सर फिर हम याद ही क्यों कर रहे हैं जब इसमें सब चीज़ें सेम है? हाँ, कुछ डिफरेंसेस ज़रूर हैं, और वो क्या है वो आए पढ़ लेते हैं. नंबर 1 वो ये है कि अगर आप Tay-Sachs के बारे में बात करेंगे तो आपको मिलेगा नाइट ब्लाइंडनेस. जब भी मैं ये बात कहता हूँ तो एक सवाल ज़रूर पूछ लेता हूँ. कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है? विटामिन ए. विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? नहीं आता, छोड़ो. विटामिन बी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? नहीं आता, छोड़ दो. विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? बोन्स कमजोर. बोन्स स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग. नेस्वीटा का ऐड देख के आप ही जवाब दे रहे हैं. बोन्स क्या मैंने डिजीज का नाम पूछा है. बोन्स ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है, और चलो बोल दें स्पॉन्डिलाइटिस, और रिकेट्स मोस्ट कॉमन. रिकेट्स टॉप ऑफ द लिस्ट होना चाहिए. ठीक है. और बाकी के जवाब कौन देगा? विटामिन सी डेफिशिएंसी, स्कर्वी, SCURVY. विटामिन बी डेफिशिएंसी, बेरी. विटामिन डी डेफिशिएंसी, रिकेट्स हैं. बहुत सी और भी चीज़ें आप लिख सकते हैं इसके अंदर. ओस्टियोपोरोसिस है, एंड यस विटामिन ई डेफिशिएंसी. विटामिन ई है क्या? इसके बारे में और भी सवाल आते हैं, आपको पता है?
इससे ना बॉडी के अंदर बेसिकली क्या होता है, मैं आपको पहले ये बताता हूँ, फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं अगर इसकी डेफिशिएंसी हो, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन के फिनोमेनास बढ़ जाते हैं। अब तो पहचानना चाहिए आपको, मगर आपको पता नहीं होगा। विटामिन ई इज़ बेसिकली एन एंटीऑक्सीडेटिव एजेंट। क्या है ये? एंटीऑक्सीडेटिव एजेंट है। एंटीऑक्सीडेटिव एजेंट है, इसका मतलब क्या रिड्यूस करता होगा ये बॉडी में? क्या रिड्यूस करता है? ऑक्सीजन। एंटीऑक्सीडेटिव एजेंट का मतलब है कि मतलब क्या रिड्यूस कर रहा है यार? ऑक्सीडेशन रिडक्शन के फिनोमेना कम से कम करेगा बॉडी में, जिसकी वजह से क्या कम हो जाएंगे बॉडी के अंदर? फ्री रेडिकल्स की तादाद कम हो जाएगी बॉडी में। तभी तो विटामिन ई हमारे पास क्या प्रिवेंट करता है? इट प्रिवेंट्स एजिंग। इट प्रिवेंट्स आपकी बहुत सी क्रीम्स के अंदर, ब्यूटी क्रीम्स या बहुत सी चीज़ों में अगर आपने कभी ख़रीदी हो, कभी मुँह धोने के बाद लगाने की, मुँह धोने की ज़हमत आई हो, उसके बाद लगाया हो, तो उसमें चाहे लोकल से लोकल या अच्छी से अच्छी ज़रूर हो, उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स में वो लिख ज़रूर देंगे विटामिन ई मौजूद है। और लोग तो विटामिन ई के कैप्सूल लगाते हैं, खाते हैं, क्या करते हैं, तो क्या है इसका फ़ायदा? कभी सोचा नहीं, पढ़ा नहीं, ये है वो। दिस इज़ वन ऑफ इट। ठीक है, तो उससे वो रिंकल्स नहीं पड़ते। यस, वो एंटीऑक्सीडेटिव एजेंट है। अगर रिंकल्स क्यों पड़ते हैं? क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीडेशन रिडक्शन के फिनोमेना इंक्रीज हो रहे होते हैं, फ्री रेडिकल्स बढ़ रहे होते हैं। पानी ज़्यादा पिए। डर्माटोलॉजिस्ट खूबसूरत से बैठे होते हैं मॉर्निंग शोज़ के अंदर और बता रहे होते हैं पानी ज़्यादा पिए, पेट की सफाई के साथ साथ स्किन का रंग भी निखर के साफ़ हो जाता है, रिंकल्स झुर्रियाँ कम पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि पानी, एक्सेसिव वाटर इनटेक, हाइड्रेशन एक्चुअली डू व्हाट? इट डज व्हाट? इट रिड्यूसेस ऑक्सीडेशन, इट रिड्यूसेस फ्री रेडिकल्स इन द बॉडी। वो यही काम कर रहा है। ठीक है, पानी इज अगेन एंटीऑक्सीडेटिव एजेंट है। क्या बोल रहा था, कहाँ ले जाते तुम? गॉशियस। enlargement of spleen and liver और erosion of long bones। स्प्लीन और लिवर का साइज इंक्रीज हो जाता है और लॉन्ग बोन्स का इरोजन होता है। लॉन्ग बोन्स के नाम बताओगे जी बेटा? सर दोबारा सवाल करें। सवाल ये है लॉन्ग बोन्स के नाम पूछें। फीमर, बस फीमर जी। भाई बोलो ना, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है तुम लोगों में यार, बोल नहीं रहे हो। फीमर, ह्यूमरस, टिबिया, फिब्यूला, ठीक है, ये सब लॉन्ग बोन्स का हिस्सा है सारी। ठीक है, इसी तरह क्रेब्स डिजीज के अंदर क्या होता है? क्रेब्स डिजीज के अंदर लॉस ऑफ माइलिन। माइलिन कहाँ होती है? हाँ, आपने ये पढ़ा होगा ना, इस तरह से लगा ही नहीं है। ये पढ़े? ये क्या है? ये एक्सॉन है। एक्सॉन की सराउंडिंग में लेयर होती है, क्या है? माइलिन शीट है। किस डिसऑर्डर के अंदर माइलिन शीट डैमेज हो जाती है? हैं? क्या हो गया, क्या हो गया? मैं वैसे ही ऐसे ही टिक मार्क कर रहा था, तुम लोग इंगो ले डिसऑर्डर का नाम ही क्या है? तो तीनों हुई। माइलिन शीट की नेचर कैसी होती है? नेचर बता रहा था, इतना भी नहीं समझते, सारे ही नहीं समझते। नेचर कैसी होती है माइलिन शीट की? पेड नेचर। ठीक है, एनीवेज मैं सवाल आपसे कुछ और पूछ रहा था, अभी तक नहीं बताया आपने। माइलिन शीट किस डिसऑर्डर में डैमेज होती है? मेरी की हाँ, क्या जवाब दे दिया बच्ची ने यार, तो जबरदस्त। यस, एपिलेप्सी के अंदर। यस, अकलमंद बच्ची यार, इससे एपिलेप्सी के अंदर। एपिलेप्टिक सीजर्स क्यों होते हैं?
कि जैसे ही सडनली एक इंटेंस स्टिमुलस रिसीव होगा और वो जैसे प्रोपिगेट करेगा नीचे, यहाँ पे मान लीजिए डैमेज होने की वजह से उसको सीजर्स यानी फिट्स यानी एपिलेप्टिक शॉक्स। सर एपिलेप्सी और सीजर में क्या फर्क है? सीजर एपिलेप्सी में मिलता है, मतलब इट्स अ साइन। वो लाइक उसमें इंक्लूडेड है ना? हाँ, सीजर्स झटकों को बोलते हैं ना, मतलब फिट्स सीज करना, वो मेबी यानी एपिलेप्सी में मिलता है। और भी डिसऑर्डर्स में मिलता है सीजर, ऐसा नहीं है। कॉपी कर लिया? सर अगर किसी का एपिलेप्सी होती हो तो जो है लाइक लाइफ टाइम इसके साथ ये मसला रहेगा, लाइक कंट्रोल हो तो हो जाएगा, लेकिन लाइफ टाइम इसकी दवाइयाँ खाती रहनी पड़ेगी या फिर वो रुक भी जाते हैं? ऐसा होता है कि अगर नहीं कुछ अर्सा इस्तेमाल करनी पड़ती हैं दवाइयाँ, लेकिन उसके बाद अगर वो रेगुलरली कंट्रोल पे है और उसका डिसऑर्डर मतलब डिजीज़ उसकी कंट्रोल हो गई है, तो कुछ अर्सा फिर उस दवाइयों का लेवल यानी उसकी डोज कम करा के देखा जाता है, नहीं कुछ हो रहा हो, सही रहें सब चीज़ें, फिर कुछ अरसे बाद उस डोजेस को मज़ीद कम करके आहिस्ता आहिस्ता कम कर देते हैं यानी ख़त्म कर देते हैं। लेकिन ये ज़रूर एहतियाती तौर पर बता देते हैं कि ज़िंदगी कभी भी ऐसी चीज़ें शुरू हों दोबारा तो फ़ौरन कंसल्ट करके शुरू करें। तो सर अगर फॉर एग्जांपल किसी को लाइक बहुत तेज बुखार हो और उसमें उसको एपिलेप्सी इशू आए तो ऐसा हो जाता है कि मतलब उसके बाद वो नहीं हो? फीवर देखें, हर झटका मिर्गी नहीं है, ये बात याद रखिएगा। मैंने अभी जैसे कहा सीज़र सिर्फ एपिलेप्सी नहीं, सीज़र और भी कंडीशन में मिलता है, ख़ास तौर से जब भी बच्चों के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम या छोटी एज में जब फीवर राइज होता है, फीवर इतना पीक पे जा रहा होता है कि उनको फिर सीज़र आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि वो उनको एपिलेप्सी हो, एपिलेप्सी को डायग्नोज करना पड़ता है, उसके बाद फिर कहते हैं हाँ उसका रिलेशनशिप सीज़र का फीवर के साथ भी है, एपिलेप्सी के साथ, दोनों के साथ है। कॉपी कर लिया? अच्छा, गोल्जी एपिटस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया भी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, पेरोक्सिसोम, ग्लायोक्सिसोम, वैक्यूल, न्यूक्लियस एंड लाइसोसोम, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन भी हो गया। तो क्या रह गया? ऑर्गेनेल कौन से रह गए? साइटोस्केलेटन, सेल मेम्ब्रेन। तो हमारे पास ये साइटोस्केलेटन है नेक्स्ट टॉपिक। ओके जी, साइटोस्केलेटन, साइटो मीन साइटोप्लाज्म, स्केलेटन मतलब फ्रेमवर्क, यानी हमारे सेल का साइटोप्लाज्म का जो फ्रेमवर्क मेंटेन करने वाला ऑर्गेनल है उसको साइटोस्केलेटन कहते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन डू वी हैव? 3। कैन यू नेम देम फॉर मी? माइक्रो फिलामेंट्स सबसे पहले, सेकंड इज माइक्रो नहीं बल्कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, and the third one is microtubules. So microfilaments are usually made up of, yes, they are made up of actin, myosin। क्या चीज़ें हैं ये? दोनों प्रोटीन्स हैं। कहाँ पे होती हैं? अभी बताया था, स्कैटर मसल्स के अंदर यूजुअली। सो दे कैन फॉर्म junctions
and non-disjunctions. तो ये जंक्शंस भी बना सकते हैं just like in a skeletal muscles when they are about to contract and when they are about to relax. So they can usually form junctions during contractions and they can usually form non-disjunctions during relaxation. इंटरमीडिएट फिलामेंट को हम छोड़ देंगे अभी, क्योंकि नाम ही ये कुछ ऐसा है कि इससे वाबस्तगी आपकी ज़िंदगी भर, ज़िंदगी भर नहीं, मतलब कि आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा ये इंटरमीडिएट का टाइम, कि आपको पता होगा ये, जैसे आप इस वक्त मौजूद हैं। हम माइक्रोट्यूब्यूल्स आ जाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स अगैन अगर बात करें यहाँ पे, so it is made up of due to the heavy deposition of tubulin protein, और इसके अंदर भी एबिलिटी होती है कि दे कैन ऑल्सो प्रोड्यूस, दे कैन ऑल्सो फॉर्म जंक्शंस एंड नॉन डिसजंक्शंस। इंटरमीडिएट फिलामेंट में क्या है, ये जिस तरह आप इस वक्त इंटरमीडिएट में मौजूद हैं, ये वो आपकी लाइफ का वो हिस्सा है जिसके बगैर आपकी स्कूल लाइफ और आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ आपस में कनेक्ट नहीं हो सकती। इट इज़ अ स्टेज वेयर इट इज़ कनेक्टिंग टू डिफरेंट फेजेस ऑफ योर लाइफ। सेम गोज विद इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये सिर्फ और सिर्फ ये क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, जंक्शन या नॉन डिसजंक्शन या दोनों। दे कैन फॉर्म ओनली एंड ओनली जंक्शंस, और ये जंक्शंस पाए भी इन दोनों के ही दरमियान में जाते हैं, बिटवीन माइक्रोफिलामेंट्स and microtubules. इतनी गंदी राइटिंग नहीं है मेरी, वाला साफ है ना, अच्छी है। जी, जंक्शंस बेसिकली जो साइटोप्लाज्म होता है ना, सेल होता है, सेल साइज वो अडेप्टेबल है एज पर द लोकेशन, एज पर द टाइप ऑफ ऑर्गन। किसी एक ऐसे ऑर्गन के सेल के बारे में बात कर रहे हैं कि जिसको साइज में चेंजेस पैदा करने, कभी वो इनलार्ज होता हो, कभी वो रिलैक्स होता हो, कभी कॉन्ट्रैक्ट करता हो। तो इसी दौरान जो साइटोप्लाज्म के अंदर के जो एरियाज हैं उनको कोरिलेट रखने के लिए उनमें जंक्शंस क्रिएट होते हैं, और फिर उनमें रिलैक्स होने के लिए नॉन डिसजंक्शंस क्रिएट होते हैं ताकि सेल शेप, साइज, सपोर्ट मेंटेन रहे। दिस इज हाउ द स्केलेटन एंड फ्रेमवर्क वर्क्स। हो गया? हाँ, क्या रह गया? ऑर्गेनिल्स तो मेरे ख्याल से सारे हो गए, मुझे सिर्फ आपको टेक्निक्स कुछ बतानी है। उसमें से एक टेक्निक है जिस पर एमडी कैट के ऊपर सवाल बनता है, बाकी टेक्निक्स आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह छोटी मोटी चीज़ों से रिलेटेड हैं, वो आप चाहें तो उसे रीड आउट कर लीजिएगा। और वो है सेल फ्रैक्शनेशन की। किसकी? वही बता। इन सारी टेक्निक्स में से आपने ये मेरे साथ पढ़ना है, बाकी आपने रीड आउट कर लेना है, क्योंकि इस पर एक सवाल मुख्तलिफ आया है आपके पुराने पास पेपर्स। आइए सुनिए, स्टार्ट करें। सेल फ्रैक्शनेशन क्या है? सेल फ्रैक्शनेशन बेसिकली एक ऐसी टेक्निक का नाम है जिसके अंदर वी आइसोलेट द सेल्यूलर कंपोनेंट्स। जी अभी कर देंगे, बस क्लास ही एंड होने वाली, थोड़ा सब्र कर जाते हैं। ज़्यादा सर्दी लग रही है? हाँ भाई, हाँ जाओ। In which you isolate the cellular components of
द सेल। तो सेल क्या सेलुलर कंपोनेंट्स को अगर हम आइसोलेट कर लें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? आइसोलेट मतलब सेपरेट करना। ये तो आपने कोविड के ज़माने में इतना सुना होगा, आइसोलेशन, सेपरेशन, आइसोलेट करना, अलग कर देना। So what we need to do is we need to isolate the cellular components of the cell just for the purpose of to study them. So what we need to do is we need some steps. In step number 1, we need a test tube first, and in this test tube we are going to put a cell within it. हमने एक टेस्ट ट्यूब ली और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने एक सेल अंदर रख दी। स्टेप नंबर 2 में हमने इस टेस्ट ट्यूब को और से देखिए जिसके अंदर सेल मौजूद है, हमने इस टेस्ट ट्यूब को हमने रखा होमोजेनाइज़र में। कहाँ पे रखा? अच्छा, होमोजेनाइज़र में इसलिए रखते हैं ताकि जब ये यहाँ से टेस्ट ट्यूब बाहर आए तो ये टेस्ट ट्यूब सारी की सारी कैसी हो, इसका सारा कंटेंट मतलब इसकी सारी की सारी चीज़ें बताया जाता है कि ये फ्रीज्ड कंटेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फ्रीज्ड कंटेंट। तो फ्रीज्ड कंटेंट हम जब कर लेते हैं तो यहाँ पे एक सवाल है कि हम इस वाली टेस्ट ट्यूब को जिसको हमने फ्रीज कंटेंट किया है फिर हम उसको बाद में रखते हैं जिसमें एक सारा फ्रीज कंटेंट है, इसको हम फिर रख देते हैं सेंट्रीफ्यूगेटिव मशीन के अंदर। कौन सी मशीन में? सेंट्रीफ्यूगेटिव मशीन में। और सेंट्रीफ्यूगेटिव मशीन में रखते हैं फॉर द पर्पज ऑफ एक फिनोमेना के लिए जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं। मेरा सवाल ये, हम इस टेस्ट ट्यूब को होमोजेनाइज़र में रखने के बाद सेंट्रीफ्यूगेटिव मशीन में क्यों रखते हैं? हम डायरेक्टली होमोजेनाइज़र के बजाय सेंट्रीफ्यूगेटिव मशीन में रख लेते, क्योंकि हमारा मेन मकसद इस टेक्निक का ये है। फ्रीज हो जाता है तो मतलब अगर हमें अलग होना हो एक दूसरे से सबसे तो हमें फ्रीज होना पड़ेगा। हो गया तो अब इसमें मुझे साइंटिफिक बात समझाओ ना, साइंटिफिक तरीके से तो अलग होना आसान हो जाता है। ये तो वही बात होगी जैसे आपके किसी कहने से मेरे दिल को दुख पहुंचे और मेरी बात किसी कहने से आपको आराम आ जाए। ये तो हम वो थ्योरेटिकल और अदबी बातें कर रहे हैं कि अलग हो जाते हैं। अलग कैसे हो जाए? साइंटिफिक लॉजिक चाहिए ना। आई नीड अ लॉजिक बिहाइंड इट कि आपने ये कह दिया जान छुड़ा ली कि फ्रीज हो जाता है क्योंकि आसान हो जाता है करना। आसान क्या? हम वही तो आसानी पूछ रहे हैं, कैसे आसानी होती है भाई? आप बात सही करना चाह रहे हैं लेकिन वो आसानी क्यों है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? आपकी बात दुरुस्त है कि वो आसानी हो जाती है, हमें आसान हो जाते हैं। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ वो आसानी क्या है? इतनी मुश्किल से बताओगे ये आसानी? तुम लोग है आसान चीज मगर मुश्किल से बताओगे। उसके अंदर की सारी एक्टिविटीज रुक जाती हैं तो फ्रीज होने से वो रुक जाती हैं, आप ये कहना चाह रही हैं। अगर मैं कहूँ कि नॉट नेसेसरली, मतलब इसका ताल्लुक इतना नहीं है रुकने से, और अगर रुक गई फिर तो सेल मर जाएगा, फिर क्या फायदा टेक्निक में रुका करने का? तो सेल मार के कर लो, वैसे ही रुक जाएंगी सब चीज़ें। रोकनी है ना, आपका मकसद है रोकना ना। सेल मार लो, डेड सेल के ऊपर कर लो, रुकी भी मिलेंगी चीज़ें सारी। माइटोकॉन्ड्रिया रुका हुआ मिलेगा, हर चीज़ रुकी भी मिलेगी। जी एनीबॉडी? It's a very simple thing and a simple answer. मैं बता दूं? अच्छा ओके सही है। होमो मतलब जेनाइजर मतलब फॉर्मेशन, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसी जगह, सॉरी स्टेट सेम हो जाती है। तो स्टेट सेम से क्या हमें मसला सही बोला, बच्चे आ गए ना लाइन में, स्टेट सेम हो जाती है। फिर जो चीजें लिक्विड में होती है और सॉलिड में होती है तो सारी सॉलिड में हो जाती है। फिर तो उनको आसान होता है सेपरेट करना। ये था वो जुमला बीच के जो बच्चा खाया हुआ था। तो असल में होता ये है कि हमें सेल्स को असल में क्या करना है, सेपरेट करना है ना, आइसोलेट करना है इसके किन चीज़ों को, कंपोनेंट्स को।
तो अब सेल इज मेड अप ऑफ सो मैनी अदर थिंग्स. Cell has got so many other molecules, so many organelles, which could be solid in nature, which could be semi-solid in nature, some of them in cytosol, some of them is liquid. So cell has got some different states of matter, and every molecule, every state of matter would have their own properties through which they want to get separated. उनके एक अलग अलग नखरे हैं, उनकी एक अलग अलग ख्वाहिशात हैं जिसके थ्रू वो अलग अलग तरीके से सेपरेट होना चाहेंगे. So if we need to provide a method for like the same method for everyone, so we need to provide the same state to everyone. So what we do is we provide them homogenizer, we provide them the freeze content. When once all the state of matter will remain constant at a single temperature, then every substances will be called as freeze content, and this entire content will be sent to centrifugating machine, through which all this technique के अंदर एक सब टेक्निक का नाम centrifugation है. What is centrifugation? It is a rapid spinning action. किसको कहते हैं? रैपिड स्पिनिंग एक्शन को कहते हैं. जिसके बाद जब हम ये टेस्ट ट्यूब निकालेंगे तो हमारे पास हमारा कंक्लूजन निकल आएगा. ये लीजिए, इस कंक्लूजन में बताया जाएगा कि सारा का सारा सेल डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट्स में. एक अपर पार्ट है, इसको बोलेंगे सुपरनेटेंट. क्या बोलेंगे? सुपरनेटेंट कहेंगे द अपर कंपार्टमेंट, जिसके अंदर सारे वो मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से कैसे हैं. द वन विच विल बी लो इन मॉलिक्यूलर वेट एंड दे आर डिक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइजेस. इनका मॉलिक्यूलर साइज भी छोटा है और मॉलिक्यूलर वेट भी हल्का है. वेयर एज इसका जो लोअर कंपार्टमेंट होगा इस टेस्ट ट्यूब का सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद, उस जगह को कहेंगे, सारा कंटेंट दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है, उस जगह को कहेंगे सेडिमेंट. क्या नाम देंगे? सेडिमेंट वो जगह होगी कि जहाँ पे हर वो मॉलिक्यूल होगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट कैसा होगा, ज़्यादा कि कम? ज़्यादा होगा, तभी इट विल सेटल डाउन इन द लोअर कंपार्टमेंट. और ये वजह है कि क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर साइज भी कैसा है, उसका मॉलिक्यूलर साइज भी ज़्यादा होता है. So we have these two different compartments in the entire topic. One of them is called as supernatant, the upper compartment, the lower compartment is sediment. Is that clear? My question is, what happens if you perform cell fractionation on our blood? मतलब if you take the blood. यह आपका सवाल है, नेक्स्ट क्लास में मुझे जवाब दीजिए. पता है तुम लोग क्या क्या प्लाज्मा? सही आपने फरमाया, आप लोगों ने जवाब दिया, मुझे अच्छा लगा. ये एक सवाल आया हुआ पुराना, आपको पता है एमडी गार्ड में. इसके अंदर दो कंपार्टमेंट नहीं, इसके अंदर तीन कंपार्टमेंट बने. अपर कंपार्टमेंट, यस अपर कंपार्टमेंट. अब सुन लो कौन कौन सा. अपर कंपार्टमेंट है सुपरनेटेंट, वही है सुपरनेटेंट. लोअर कंपार्टमेंट है वही क्या है, सेडिमेंट. एंड द मिडिल पार्ट इज, इसका नाम भी तो बताओ. इसको कहते हैं प्लाज्मा बफ. प्लाज्मा बफ कहते हैं. ठीक है, अल्लाह हाफिज़. सुपरनेटेंट अपर कंपार्टमेंट का नाम है, सेडिमेंट लोअर कंपार्टमेंट का नाम है. सेल के कंटेंट की वो सारे मॉलिक्यूल
जो भारी होंगे साइज में बड़े होंगे वो नीचे आ जाएंगे, चल के वो सारे कंटेंट तो मॉलिक्यूल जो साइज में छोटे हैं तो मॉलिक्यूलर वेट भी हल्का है वो ऊपर आ जाएंगे। सर जैसे टेस्ट ट्यूब में ये हमने रीजन परफॉर्म किया ये ब्लड वाला तो हमने उसमें प्लाज्मा चाहिए तो कैसे था प्लाज्मा इसी के जरिए, प्लाज्मा बफ के जरिए, बफ अलग ही हो जाएगा ना, आप सेपरेट कर लो। ये तो अलग ही होंगे बाकायदा, मतलब इनका मीडियम ही अलग हो जाएगा। यू कैन इजीली मतलब सेपरेट द अपर कंपार्टमेंट एंड द लोअर एंड द डिफरेंट। इस टेक्निक का फायदा ही है। सेडिमेंट क्वालिटी है ना, सेडिमेंट क्वालिटी है ना, क्वालिटी एग्जैक्टली सेम। नेक्स्ट कभी कर लीजिएगा। पीछे करना है आगे करना है? यही वाला। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़।